चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करी से 6.25% कर दिया। तो मौद्रिक नीति समिति ने लगभग 5 साल के अंतराल के बाद तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो रेट में कटौती का निर्णय लिया। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय, तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति पर अपना रुख तटस्थ ही बनाए रखा है। तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि आरबीआई मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में महत्वपूर्ण नरमी या कमी आने की संभावना है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद है, लेकिन यह मध्यम बनी रहेगी। एमपीसी के निर्णयों का औचित्य, तो मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही संवृद्धि दर में 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निचले स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। वैश्विक वित्तीय बाजारों में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ साथ वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में अनिश्चितताएं जारी रहेंगी। तरलता समायोजन सुविधा के विषय में देखते हैं, तो यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। इसमें रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट शामिल है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी की कमी की स्थिति में उन्हें धन उधार देता है। इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी अधिशेष धनराशि को केंद्रीय बैंक के पास रख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के विषय में। तो इसे वर्ष 2016 में संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार गठित करती है। इसमें 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्यीय समिति है। इसके 3 सदस्य आरबीआई से तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं। सदस्य 4 साल या अगले आदेश तक पद पर बने रहते हैं। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करती है। मुद्रास्फीति लक्ष्य 4%, अधिकतम 6% और न्यूनतम 2% के सहनीय स्तर के साथ निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि 2009 से अब तक 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है। तो भारत में अवैध अप्रवासन के हॉटस्पॉट राज्य हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि। ऐसे प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के लिए ज्यादातर डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैटिन अमेरिकी देशों से होकर गुजरता है। इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। ब्राजील और वेनेजुएला में भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रवासी की विकसित देशों में अवैध यात्रा अक्सर मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा निर्धारित होती है। इसमें उनके एजेंट शामिल होते हैं। अवैध प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक, तो बेहतर अवसर, भारत में पर्याप्त रोजगार एवं आर्थिक संभावनाओं की कमी जैसे कई कारक मौजूद हैं जो व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में बेहतर रोजगार की संभावनाएं खोजने के लिए बाध्य करते हैं। सीमित वैध माध्यम, तो धीमी और अनिश्चित वीजा प्रक्रिया लोगों को अवैध माध्यम अपनाने के लिए मजबूर करती है। सफलता की संस्कृति, कुछ समुदाय जैसे गुजरात में पटेल सामाजिक दबाव के कारण पारिवारिक जमीन बेचने या ऋण लेकर प्रवास करने को मजबूर होते हैं। ऐसे प्रवास से उत्पन्न होने वाले परिणाम, तो प्रवासियों को डकैती, हमले और यहाँ तक कि महिला प्रवासियों को बलात्कार का भी खतरा होता है। साथ ही ऐसे अपराधों की अक्सर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। सफलतापूर्वक अमेरिका पहुंचने की यात्रा में 8 से 10 दिन लगते हैं। इस दौरान प्रवासियों की मृत्यु होने पर उनके शवों को घर नहीं भेजा जाता है। अवैध तरीके से विकसित देश जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण मानव तस्करी का नेटवर्क फल फूल रहा है। एजेंट और मानव तस्कर अत्यधिक शुल्क लेते हैं तथा नौकरी एवं वैध प्रवासी दर्जा दिलाने का वादा करते हैं। अवैध प्रवासन को रोकने के उपाय, तो ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2024 को पारित करना चाहिए ताकि वैध प्रवासन और श्रमिक सुरक्षा में सुधार किया जा सके। धोखाधड़ी को रोकना, भर्तीकर्ताओं को विनियमित करके और नौकरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करके ऐसा किया जा सकता है। कूटनीति को मजबूत करना, निष्पक्ष निर्वासन नीतियों और बेहतर वीजा पहुंच के लिए यह आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं को दूर करना, जैसे बेरोजगारी और कृषि संकट से निपटना, जागरूकता का प्रसार करना, यह सुरक्षित प्रवासन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जरूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दी है। यह उपलब्धि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, भारत में सौर क्षेत्र का एक व्यापक अवलोकन। तो दशक के समृद्धि की स्थिति, क्षमता में वृद्धि उल्लेखनीय 3,450%, 2.82 गीगावाट 2014 से 100 गीगावाट 2025 तक हुई है। फिर 2024 में सौर ऊर्जा स्थापन यूटिलिटी
स्केल इंस्टॉलेशन यानी 18.5 गीगावाट 2023 से लगभग 2.8 गुना वृद्धि। रूफटॉप इंस्टॉलेशन दिखाई गई है। सौर विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति। सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2 गीगावाट 2014 से 60 गीगावाट 2024 तक। लक्ष्य है इसका 2030 तक 100 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रभुत्व तो सौर ऊर्जा कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 47% अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक। और यूटिलिटी स्केल सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आगे जानते हैं इसमें भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्व। तो भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताएं। भारत का ऊर्जा उपयोग वैश्विक औसत का 3 गुना है। साथ ही अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में भारत की 25% हिस्सेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करती है और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती है। उत्सर्जन संबंधी लक्ष्य। तो अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के अंतर्गत भारत का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कटौती करना तथा 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करना है। जल सुरक्षा। कोयले के विपरीत सौर ऊर्जा जल पर निर्भर नहीं होती। इससे जल की कमी से निपटने में मदद मिलती है। ग्रामीण विद्युतीकरण। तेजी से क्षमता विस्तार के साथ ऑफ ग्रिड विद्युत उत्पादन को समर्थन मिल रहा है। इससे दूर दराज के क्षेत्रों को लाभ होता है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसके तहत मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है। सौर पार्क योजना। इसके तहत वैधानिक मंजूरी के साथ डेवलपर्स के लिए तैयार अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। यह एक्सचेंजों के माध्यम से सौर ऊर्जा व्यापार को सक्षम बनाता है। हालांकि स्थापना संबंधी अधिक लागत, भूमि अधिग्रहण की चुनौतियां, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, हीटवेव्स और आयातित सौर पैनल्स पर निर्भरता जैसी समस्याओं को हल करने के लिए और अधिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। फिर अगली न्यूज है हमारी 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालेंगे। तो रोजगार आधारित विकास। इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है। आध्यात्मिक पर्यटन। विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थ यात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म। इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना शामिल है। ज्ञान भारतम मिशन। भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना। पर्यटन क्षेत्र का योगदान। तो वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी इसका योगदान 5% रहा था। इसी अवधि में क्षेत्र ने 7.6 करोड़ रोजगार सृजित किए थे। 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी 1.8% थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत 14वें स्थान पर पहुंच गया। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। तो अवसंरचना का विकास। इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए आरसीएस उड़ान योजना आदि शामिल है। नीति एवं कानूनी। तो राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई वीजा आदि। थीमेटिक टूरिज्म। इसमें आरोग्य, पाक कला, ग्रामीण और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल है। निधि। आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस। तो ये आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है। पर्यटन क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं? तो पर्यटन सीजन में अस्थिरता यानी पर्यटकों की संख्या में उतार चढ़ाव से पर्यटन से जुड़ी सेवा बाधित होती है। पर्यावरणीय प्रभाव। तो अधिक भीड़ भाड़ से आवासीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है और प्रदूषण भी फैलता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं। उत्पीड़न और चोरी के मामले विशेष रूप से अकेले यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। और अवसंरचना का अभाव। तो खराब कनेक्टिविटी और आवश्यक सुविधाओं की कमी पर्यटन को प्रभावित करती है। ठीक है, अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम के पुनर्गठन और 2026 तक विस्तार को मंजूरी दी। तो कौशल भारत कार्यक्रम को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को अलग अलग कौशलों में प्रशिक्षित करना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 2026 कर दी गई है। कौशल प्रशिक्षण निम्नलिखित प्रमुख पहलों के माध्यम से दिया जा रहा है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय विकास और उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा कौशल ऋण योजना। ठीक है, देखते हैं पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम के विषय में। तो इसमें 3 प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया गया। इन 3 योजनाओं से 2.27 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। योजना के 3 प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0,
तो ये योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप लघु अवधि प्रशिक्षण और रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग प्रदान करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और श्रमिकों के कौशल सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन आदि में 400 प्लस नए पाठ्यक्रम जोड़कर नई तकनीकों एवं भविष्य के लिए कौशल विकास पर फोकस करती है। लक्षित लाभार्थी 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना। तो ये योजना शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार में आसानी से प्रवेश करने हेतु प्रशिक्षुओं को उद्योग विशेष की मांग के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर बल देती है। प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए 25% मानदेय के रूप में वित्तीय सहयोग का प्रावधान किया गया है, जिसकी अधिकतम राशि 1500 रुपये प्रति माह होगी। इससे प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षु प्रतिष्ठानों दोनों को मदद मिलेगी। लक्षित लाभार्थी 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है जन शिक्षण संस्थान योजना। तो इसके तहत महिलाओं, ग्रामीण युवाओं आदि को समुदाय आधारित, अनुकूल और वहनीय आधार पर उनके घर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, लैंगिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इसे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइन लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल यानी उल्लास कार्यक्रम और अन्य सरकारी पहलों से जोड़ा गया है। लक्षित लाभार्थी है 15 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यबल 3 साल बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना पहले 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के तहत एक वैधानिक आयोग के रूप में की गई थी। 2004 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। तब से आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। इसका कार्यकाल समय समय पर सरकार द्वारा संकल्पों के माध्यम से बढ़ाया जाता है। एनसीएसके को सौंपे गए कार्य, तो सफाई कर्मचारियों आदि की स्थिति में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्रीय सरकार को कार्यक्रमों या उपायों की सिफारिश करना, सफाई कर्मचारियों के सामाजिक आर्थिक पुनर्वास के लिए लागू योजनाओं का मूल्यांकन करना, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पर्यावास अधिनियम 2013 के अंतर्गत आयोग। तो इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देता है और इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के गैर कार्यान्वयन के लिए स्वतः संज्ञान लेता है। अन्य इसमें कार्यस्थल दशाओं जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं वेतन की निगरानी करना, सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर सरकार को रिपोर्ट देना आदि शामिल है। सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, तो सफाई कर्मचारी खतरनाक कार्यस्थल दशाओं के चलते त्वचा और श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे एक्जिमा, स्केली डर्माटाइटिस आदि से ग्रस्त हो जाते हैं। सामाजिक ये भावना के चलते अधिकांश सफाई कर्मचारी मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय से आते हैं, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा के अभाव और प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए शुरू की गई अन्य पहले, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य खतरनाक दशाओं में मानव द्वारा सफाई को रोकना तथा प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सुरक्षित सफाई पद्धति को बढ़ावा देना। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के दिशा निर्देशों के तहत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय सफाई कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को उनकी व्यावसायिक सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। तो सेबी ने रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है। वर्तमान में केवल संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है। विनियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं, तो एल्गोरिथम का वर्गीकरण, व्हाइट बॉक्स, इसमें लॉजिक का खुलासा किया जाता है और इसे दोहराया भी जा सकता है अर्थात एल्गो निष्पादन। ब्लैक बॉक्स, इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञान नहीं होता और इसे दोहराया नहीं जा सकता। खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधी सीमाएं, तो खुदरा व्यापारियों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तय किया जाना बाकी है। एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण, तो एल्गो प्रदाताओं को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें एल्गो बेचने के लिए एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकर के साथ साझेदारी करनी होगी। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने माओवादी हिंसा के कारण छत्तीसगढ़ से विस्थापित आदिवासियों के बारे में तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से आंकड़े एकत्र करने को कहा। इसके विषय में जानते हैं, तो इसे संविधान के अनुच्छेद 338A यानी 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में शामिल के तहत यानी स्थापित किया गया है इसे।
अनुच्छेद 338A को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। संरचना: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, प्रत्येक का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का पद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के दर्जे के बराबर होता है, उपाध्यक्ष का पद राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर होता है तथा अन्य सदस्यों का पद केंद्र सचिव के दर्जे के बराबर होता है। महत्वपूर्ण कार्य: तो अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों की निगरानी करना, अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने संबंधित शिकायतों की जांच करना, सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं पर सलाह देना आदि शक्तियां हैं। इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 200। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न किया कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को सहमति न देने के बाद भी उसे अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है या नहीं। तो राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल इस पर सहमति देता है, सहमति नहीं देता है और इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखता है। विधेयक को लौटाना: यदि यह धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल इसे सिफारिशों के साथ लौटा सकता है। हालांकि यदि इसे फिर से पारित किया जाता है तो राज्यपाल को इसे मंजूरी देनी होगी। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना: तो यदि विधेयक संबंधी हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है तो राज्यपाल को इसे अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। नेक्स्ट है रोडोडेंड्रोन यानी भूरांश। एक हालिया अध्ययन में नागालैंड में रोडोडेंड्रोन वाटी पर मंडरा रहे खतरों को उजागर किया गया है। साथ ही मणिपुर में पहली बार नई आर्कटिक प्रजाति दर्ज की गई। यह फूलों वाले पौधों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इनमें 1000 से अधिक वन्य प्रजातियां शामिल हैं। वितरण: ये मुख्यतः हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये कम संख्या में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। मान्यता: तो रोडोडेंड्रोन ऑर्बेरियम नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। इसे लाली गुरांस भी कहा जाता है। गुलाबी रोडोडेंड्रोन हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसे जलवायु परिवर्तन के लिए संकेतक माना जाता है और पारंपरिक चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। अवस्थिति: तो असम में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नदियां: उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों से तथा दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा हुआ है। वनस्पति: आर्द्र मिश्रित अर्ध सदाबहार और पर्णपाती वन, जिनमें पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट भी शामिल है। जीव जंतु: जंगली घोड़े, बाघ, हाथी, तेंदुआ और जंगल कैट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वावलंबिनी। तो केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया। यह असम, मेघालय और मिजोरम राज्यों के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिंदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों को आवश्यक उद्यमशीलता सोच, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे सफल उद्यमी बन सकें। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपनी उद्यमिता सोच को सतत संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए 6 महीने का मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट न्यूज है बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू वायरस का दूसरा जीनोटाइप यानी जीनोटाइप D1.1 पाया गया। अब तक डेयरी मवेशियों में बर्ड फ्लू के सभी मामले जीनोटाइप B3.13 से संबंधित रहे हैं। इसके विषय में जानते हैं। तो कारक है एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। वायरस की सतह पर मौजूद 2 प्रोटीनों के आधार पर इसके 2 सब टाइप्स हैं, हेमाग्लुटिनिन और न्यूरामिनिडेज। वायरस के वाहक और संक्रमण: तो प्रवासी जंगली पक्षी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के नेचुरल होस्ट है। मनुष्यों में संक्रमण: वायरस के कुछ सब टाइप्स मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। इसके संक्रमण से H5N1 जैसी गंभीर श्वसन बीमारियां हो सकती हैं। लक्षण है इसके बुखार, थकान, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द आदि। फिर नेक्स्ट है दशावतार थिएटर। तो हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए हैं। इसके विषय में जानते हैं। यह एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका पिछले 800 वर्षों से मंचन हो रहा है। दशावतार से आशय भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। ये 10 अवतार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। विशेषताएं: कलाकार रंग बिरंगे मेकअप करते हैं और वेशभूषा पहनते हैं। इस मंचन के दौरान 3 संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो है हारमोनियम, तबला और झांझ। लोकप्रियता: महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले और गोवा के उत्तरी गोवा जिले में। ठीक है, अंत में बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है पनामा, राजधानी पनामा सिटी। तो भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पनामा में सड़क, सामुदायिक केंद्र तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवा में सुधार जैसी परियोजनाओं को भारतीय अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। यह मध्य अमेरिका देश है। यह पनामा स्थल संधि पर स्थित है। पनामा स्थल संधि वास्तव में भूमि की एक संकरी पट्टी है। यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। प्रादेशिक सीमाएं: तो इसकी सीमाएं पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया से लगती है। समुद्री सीमाएं: पनामा की सीमाएं उत्तर में कैरेबियन सागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर से लगती है। भौगोलिक विशेषताएं हैं इसकी।
प्रमुख नदियां रियो चाग्रेस, रियो चेपा आदि। प्रमुख पर्वत श्रेणियां तो पश्चिम में ताबासारा पर्वत और पूर्व में कार्डिलेरा डी सैन ब्लास, पनामा नहर। यह अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला मानव निर्मित जल मार्ग है। इस तरह समुद्री व्यापार के लिए सुएज नहर के समान दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।